तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। ठीक है, आज का ये चैनल है, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आप अगर गणित में अच्छे नहीं हैं, आप अगर इंग्लिश में अच्छे कम नहीं हैं, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हैं, कहीं पर आपका जो है गणित और इंग्लिश जो है वो अच्छा नहीं है, तो जो है आप सीटेट को कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, और सीटेट को पास करने के लिए वो 80-85 नंबर नहीं, आप जो है 90 नंबरों से भी ज़्यादा आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, आपको 90+ मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं अगर आप जो है गणित में और इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आप गणित और इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप 90+ जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अक्सर जो है, चलो इंग्लिश को तो हम मान सकते हैं कि इंग्लिश जो है हमको बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इंग्लिश की जो पेडागॉजी होती है, इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, तो हम लोग इंग्लिश को पूरा दरकिनार करते हुए चलेंगे। लेकिन मैथ में जो होती है, मैथ में जो 15 हमारे क्वेश्चन बनते हैं पेडागॉजी वाले पोर्शन से, तो वहाँ पर हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर जो 15 वाले जो वैसे क्वेश्चन बनते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं, उनसे जो है उम्मीद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले उसको हम बताते हैं किस तरह से आते हैं, किस तरह से जो आप, अगर आपकी मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है और आप जो है किस तरह से अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है, क्या क्या आता है, कितने कितने नंबर का आता है। तो हमारे सामने 5 सब्जेक्ट होते हैं, CDP यानी कि बाल विकास, EVS यानी पर्यावरण अध्ययन, और हिंदी, मैथ और इंग्लिश। इन सब में जो है 30-30 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन बनते हैं, और इस हिसाब से जो है पेपर जो हमारा बनता है वो 150 नंबर का बनता है पेपर। अब सारा खेल जो है इन 30 नंबरों के बाद से आता है। ठीक है, तो खेल कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन 30 नंबर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट में। एक पार्ट होता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और एक होता है हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन क्या होते हैं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं। जरा पहले इसको समझ लेते हैं। तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक सेक्शन में से जो है 15-15 जो है पूछे जाते हैं, और जो हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी 15-15 करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा सा हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं और हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ये जो है हमारे सामने बाल विकास के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले और ये है हाउ टू स्टडी टाइप क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो ये जो है पियाजे के सिद्धांत वाले में से है। तो जब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपके सब्जेक्ट में आपको पियाजे का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, जब आपने पियाजे का सिद्धांत का जो है जो उनका जो जितना भी जो भी सिद्धांत है वो आपने पढ़ा होगा, तो ये सीधे सीधे जो है आपके सब्जेक्ट से बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या कहलाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कहलाए जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर उन्होंने किसी वाइगोत्स्की के बारे में पूछ रहे हैं, वाइगोत्स्की सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं, कोहलबर्ग है, वर्दिमर है, इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहलाती हैं। अब जो लोचा होता है, बता रहा हूँ, अब जो इशू आता है वो हमारा आता है हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आपके पास बुक है, आप उसमें पियाजे का सिद्धांत खोलेंगे और उनकी जो चारों अवस्थाएं थी इनके बारे में पढ़ेंगे और आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको उस पूरी बुक में ये कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा कि यदि आप एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें जो है हमको नहीं मिलती हैं और यहीं पर जो है हम लोग अटक जाते हैं और यहीं पर जो है मात खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एक आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं, मैंने बता दिए। जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो बनते हैं 15 नंबर के, और हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बनते हैं 15-15 नंबर के, 2-2 सेक्शन में होते हैं, और दोनों मिलाकर जो हमको मिलते हैं 30 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आप वीडियो को जरा ध्यान से और समझते हुए देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है,
अब ये बनते हैं कि हाउ टू स्टडी टाइप वाले। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना होता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपका अपना दिमाग, अपना विवेक, अपनी रीजनिंग लगानी होती है। और वो रीजनिंग भी आपकी सक्सेसफुल तब होगी जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जो आपके सब्जेक्ट में है। NCF 2005 है, आपने अगर उसको अच्छे से पढ़ा है, आपने प्याजे का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा है, आपने जो जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी इसमें सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, गार्डनर है, डाल्टन है, जो भी हैं, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको जो है एक अच्छा मार्गदर्शन का कार्य करेगी। ठीक है, जैसे कि NCF में आपने पढ़ा है कि कहीं पर भी जो है बच्चे को रटने पर बल नहीं दिया जाता है, कहीं पर भी जो है बच्चे को दंड देने की बात नहीं की जाती है। बच्चे को हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि बच्चा जो है कमज़ोर है, हम और बच्चे को हमको कहीं पर भी उसको डिमोटिवेट नहीं करना पड़ता। ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं किसमें? NCF में। अगर और ये सारी चीज़ें NCF में हमको मिलती हैं, और NCF किसका पार्ट है? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट है। तो जो हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए जो हमको एक मेन मोटिव और मेन ज्ञान जो देता है वो देता है सब्जेक्टिव। ठीक, अगर आपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं उसी के हिसाब से आप इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से भी मैं समझाता हूँ। ये जो है हमारे सामने EVS का पोर्शन है। ठीक है, EVS में भी इसी तरह से होता है कि उसमें भी 15 नंबर जो होते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, और 15 नंबर के क्वेश्चन जो है हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन से आते हैं, जिनको हम लोग पेडागोजी वाला भी कहते हैं। पेडागोजी का जो मेन मतलब होता है वो होता है कि हाउ टू स्टडी, कि हमको बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी होते हैं हमारे 15, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हमारे होते हैं 15। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन सुनिए। ए ऑप्शन कह रहा है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों आदि के रंग का इस्तेमाल किया जाता है इन चित्रों में। बी ऑप्शन कह रहा है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, उसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। और डी कह रहा है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी, आपने अगर हमारी NCERT की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 ऑप्शन जो हैं सही हैं, और मधुबनी जो है राजस्थान का नहीं है, मधुबनी जो है बिहार का है। तो ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने में हेल्प क्या किया? आपको NCERT हेल्प की है। ठीक है, आपको जो NCERT ने हेल्प की है, उसमें जो है ये सारी चीज़ें बताई गई थी। या फिर अगर आपने पर्यावरण अध्ययन की कोई किताब ली होगी तो उसमें भी है इस चीज़ के बारे में बताया होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना। शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तीसरा कह रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करे। और चौथा कह रहा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर कोई भी हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को अगर राइट आंसर जानना है तो आपको ना तो NCERT हेल्प करेगी और ना ही अगर आपने कोई किताब दूसरी ले रखी है वो आपकी हेल्प करेगी। क्यों नहीं हेल्प करेगी? क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आता है हाउ टू स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो साइकोलॉजी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, आपने NCF वगैरह पढ़ा है, तो ही आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आपका विवेक से प्रश्न किया जा रहा है कि अगर आपके सामने इस तरह की स्थिति आती है तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, ये तो था आपका ज्ञान का। ठीक है, इस जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये आपको आपके ज्ञान को चेक करते हैं। ठीक है, कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन जो हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके विवेक को चेक करते हैं कि आपने किस तरह से बच्चे को जो है पढ़ाना है, समझाना है। अगर आपके सामने कुछ इस तरह की स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो आपको बच्चे के साथ कैसे डील करना है। तो आई होप कि आप जो है ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब आते हैं कि अब हमको पास कैसे होना है, खास करके जब हमारी मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है तो। ठीक है, तो इंग्लिश को तो हम पूरा ही कमज़ोर मानते हैं क्योंकि इंग्लिश की पेडागोजी भी हमारे सामने पढ़ने में नहीं आती है और ग्रामर भी पढ़ने में नहीं आती है। मैथ में जो है तो हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 15 नंबर के सब्जेक्टिव और 15 नंबर के हमारे हाउ टू स्टडी टाइप वाले, उसी तरह से दोनों में होते हैं। ठीक है, दोनों में जो होते हैं 15-15 को हम लोग लिख लेते हैं। मैथ में भी इस तरह से आ जाते हैं 15 और इधर ही 15
और इंग्लिश में हम 0 अपने मान लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हमको ना तो हमें पेडागोजी आती है, ना ही हमें उसकी ग्रामर आती है। और मैथ में जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें उन्होंने अगर पूछ लिया, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने जो है किसी भी उससे क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो मैथ में जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, हम उससे तो उम्मीद रखते हैं कि हमको बच्चे को पढ़ाना कैसे है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो उन 15 नंबर से हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम उन 15 नंबर से उम्मीद नहीं रखेंगे जो सीधे आपके सब्जेक्ट से होते हैं, यानी कि जो परसेंटेज से क्वेश्चन बन गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो, ठीक है। अब बात आती है ये बाकी के हमारे सामने ये नंबर हैं, तो अगर ये देखिए, चलिए इसको हम लिख लेते हैं सब्जेक्टिव और हाउ टू, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव और हाउ टू स्टडी वाले, ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव होते हैं, तो अब जो है हमको मेहनत जो है सबसे ज़्यादा इन 3 पे करनी है। अगर हमको ये दोनों जो है नहीं अच्छे से आते हैं तो अब हमको मेहनत तो करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के हम निकाल नहीं सकते हैं। तो मेहनत तो अब जो है, अब हमारे सामने ये 3 सब्जेक्ट बचे हैं और इन पर जो है हमको जम के मेहनत करनी है। और मेरे अनुसार जो है ये तीनों सब्जेक्ट जो है काफ़ी ईजी हैं, जिनमें हिंदी और ईवीएस तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। थोड़ा बहुत आपको सीडीपी दिक्कत करेगा, लेकिन सीडीपी भी ईजी है, ठीक है। तो हिंदी भी इजी, आप बचपन से इसको पढ़ते हैं, सारे समास, तत्सम, तद्भव सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको ये भी कहीं ना कहीं याद होंगे। तो हिंदी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 15 आते हैं, 15 में से जो है हम आपसे मान के चलते हैं कि आप 13 तक तो आंसर ठीक कर ही सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वही भाषा शिक्षण के बारे में, भाषा कौशल के बारे में सारे वही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें भी मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप 13 से 14 जो है क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर सीडीपी में आपने अगर बहुत सारे कोहल वर्ग, इन सारे सब कुछ सिद्धांत मान लिए, तो मैं 13 नहीं, लेकिन फिर भी मैं 12 से 13 मान के चलता हूँ, ठीक है। आपकी 12 से 13 जो है सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको जो है अब मैथ और इंग्लिश तो पढ़नी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको उनको बहुत ही अच्छे से और लगन से, मेहनत से पढ़ना है। तो आप में मैं मान सकता हूँ कि जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं 15, उनमें से आपके 12 से 13 नंबर आ गए। और सीडीपी, ठीक है, हाउ टू स्टडी टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो चलो एक बार हम लोग भूल सकते हैं कि बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्याजे ने, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, लेकिन जो हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की है सीडीपी के क्वेश्चन की, तो जो हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये 14 नंबर हम मान के चलते हैं, आपसे 14 से 15 नंबर भी ला सकते हैं, लेकिन 14 नंबर मैं मान के चलता हूँ। ईवीएस की अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो है आप 3 से 5 तक की पढ़ लीजिए। मैंने अपने चैनल पर भी कवर की है विद नोट्स। अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आप 3 से 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और आपको कुछ भी नहीं 15 नंबरों में से जानने वाला, ठीक है। तो ईवीएस काफ़ी ईजी आती है सब्जेक्टिव वाली, इसमें मैं 15 से 15 आपके मान के चलता हूँ। और जो सब्जेक्टिव वाली आती है ये भी काफ़ी इजी होती है, क्योंकि आपने जो है ये सारी चीज़ें जो हाउ टू स्टडी वाले होता है, आपका विवेक जो है वो, अगर आप ये दोनों अच्छे से कर ले जाते हैं तो इतना बन जाता है कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपके 15 नहीं, मैं इसमें आपके जो है 14 नंबर मान के चलता हूँ, ठीक है, 14 नंबर मान के चलता हूँ। अब जो है हमारे पास बचे मैथ के वाले प्रश्न जो कि हाउ टू स्टडी वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आपको करते हैं, लेकिन आप जो है इसमें 10 नंबर मान के चल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कितने नंबर मान के चल सकते हैं, आप इसमें 10 से 12 नंबर मान के चल सकते हैं। तो अब जो जरा हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब जरा हम सीधे सीधे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो 5 2 7 3 10 के 0 हाथ से लगा 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे 50 नंबर आ गए सब्जेक्टिव वाले में। और हाउ टू स्टडी वाले को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हाउ टू स्टडी वाले करके 4 4 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1 1 2 3 4, ठीक है। तो 50 और 40 कितने हो गए, 50 और 40 हो गए 91 नंबर, ठीक है। आपको इन 3 सब्जेक्ट पर ही मेहनत करनी है, जिसमें आपने इंग्लिश को तो बिल्कुल भी नहीं लिया, ठीक है, आपने इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं लिया है। और मैथ के उन क्वेश्चनों को भी आपने बिल्कुल भी नहीं लिया है जो कि हमारे वो साधारण ब्याज है, त्रिकोणमिति है, इन सारे से अगर प्रश्न बनते हैं तो सीधे सीधे आप देखिए 30 और 15 45 क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नहीं लिया है। और आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत किस पे की है, आपने मेहनत की है हिंदी पे। हिंदी का आपने गद्यांश पद्यांश जो भी आते हैं
वो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर से अच्छे से सॉल्व किए हैं, आपने पढ़ा है अच्छे से, CDP को, बाल विकास को खूब अच्छे से पढ़ा और आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं EVS के, तो जो है आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इन 3 सब्जेक्ट के ही सहायता से आप जो है 90+, देखिए सीधे सीधे 91 आ गए, ठीक है, आपके 91 नंबर आ गए। और अब आपके सामने बचे 45 नंबर। तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये 45 नंबर छोड़ के चले आओगे, आप 45 के 45 टिक लगाओगे और 10 भी सही हो गए आपके, ठीक है, 10 भी अगर सही हो गए तो 90 में 10 जोड़ देंगे तो आपके 101 नंबर जो है सीधे सीधे बन गए। और अब जो है आप 90 से सीधे सीधे कहाँ पर पहुंच गए, 100 पे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है आपको 100+ मार्क लाने के लिए, और वो भी कब, जब आप मैथ और इंग्लिश में कमजोर हैं। तो क्योंकि आप मैथ और इंग्लिश में कमजोर हैं तो आपको हिंदी, CDP और EVS इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं अपने चैनल पर हिंदी, ये तीनों सारे सब्जेक्ट की जो है करवा रहा हूँ। अगर आपको EVS में बहुत अच्छा स्कोर करना है, सच में मैं बताता हूँ, आप EVS में 29 से 28 नंबर बहुत ही आराम से ला सकते हैं। EVS में 28 नंबर 29 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना पड़ता है। और जो हाउ टू स्टडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कभी भी आप जो है एक सही आंसर क्या है ये जानने के बजाय अगर आप ये मेहनत करते हैं कि ये सही आंसर क्यों है बाकी के ऑप्शंस के बजाय, अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो जो है आपके जो हाउ टू स्टडी टाइप यानी कि पेडागोजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सही होने के चांसेस जो है वो हाई होते जाएंगे, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि राइट आंसर क्या है, आपको कोशिश ये करनी है कि ये 4 ऑप्शंस में जो ये वाला ऑप्शन है ये सही क्यों है इन तीनों के बजाय, ठीक है। और आपको जब यही चीज़ जानने में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, तब जो है आप जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सही कर पाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें आपने जाना कि आप जो है बिना मैथ और इंग्लिश के, ठीक है, बिना मैथ और इंग्लिश के जो है आप 100 नंबर तक कैसे ला सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 100 नंबर तक बता दिए हैं, 90 नंबर की तो बात की थी, लेकिन मैं सीधे सीधे 100 नंबर तक पहुंच गया। आपने खुद ही देखा कि अगर 45 क्वेश्चनों में से हमारे अंधा तुक्की में भी 10 सही भी हो गए तो भी है, तो हम आराम से 100 नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। अगर आपको ये रणनीति पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। हमारी बाकी की जो वीडियोज़ हैं आप उनको भी देखें, उससे जो है आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करना चाहिए, तब जो है आपको बाकी के नोट्स है, बाकी के आगे की चीज़ें जो हैं उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यही मेरी तरफ से तैयारी और रणनीति है उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश और मैथ जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो यही थी हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी बाकी की वीडियो देखें।